गुड आफ्टरनून विद्या हेल्प डेस्क। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? कहाँ हैं बच्चे? अंशु कुमारी गुड आफ्टरनून। कल पटना में कौन कौन आ रहा है क्लास में? कल पटना की ऑफलाइन क्लास में जो लोग भी आना चाहते हैं उनको मैं सूचना दे रहा हूं कि कल वहां पर हम लोग उपस्थित रहेंगे और कुछ लंबी कक्षाओं के माध्यम से आपके सिलेबस को अंजाम की तरफ ले चलने की कोशिश भी करेंगे। आशु कुमार, रियाजुद्दीन अंसारी गुड आफ्टरनून। निशा कुमारी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई? कैसी चल रही तैयारी आप लोगों की? बीपीएससी के नए कार्यक्रम के आने के बाद आप लोगों का मेंस कब है? मुझे बताइए डेट लिखकर। आशु मुझे बताइए कि नया अपडेट क्या है? क्या है नया अपडेट बीपीएससी का? गुड आफ्टरनून। मीटू सिंह गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई मीटू? निशा भारती 12 मई से मेंस है सर जी। ओके, तो आना जरूरी था इसलिए। वेरी गुड। जिज्ञासु शर्मा, चलिए हम लोग देखते हैं। खुश रहिए भाई, खुश रहिए। रुकिए जरा यार। जस्ट मिनट बच्चों। संघात्मक प्रणाली पर कल बच्चों मैंने आपसे एक प्रश्न ये लिया था कि किस प्रकार से भारत में जो संघात्मक प्रणाली है, तो संघात्मक प्रणाली में किस प्रकार से केंद्र सशक्त है। ठीक है, आज मैं यहां पर प्रश्न ले रहा हूं जो बीपीएससी के लिए एक अच्छा प्रश्न मेंस का हो सकता है। तो उस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं कि भारत की जो संघात्मक प्रणाली है। जस्ट मिनट बच्चों। हाँ राजन, हेलो। हाँ राजन बताओ। तो बच्चों यहां पर मैंने आपसे कहा कि कल मैंने सशक्त केंद्र वाली संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, इस बात को मैंने डिस्कस किया था। और आज हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिका की संघीय व्यवस्था से भिन्न है, इसको व्याख्या करें, तो ऐसे प्रश्न का आप क्या जवाब देंगे? और भारत किस प्रकार से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है, इसका किस प्रकार से क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर बच्चों मैं ये जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत के संदर्भ में मैंने यहाँ पर बीपीएससी मेंस के लिए बच्चों एक सवाल ले रहा हूँ। मैं बीपीएससी मेंस के मेन के लिए एक सवाल ले रहा हूँ और वो सवाल ये है कि भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार किस प्रकार किस प्रकार अमेरिका की संघीय व्यवस्था से भिन्न है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था से भिन्न है। इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों देशों में संघीय प्रणाली अपनाई गई है और भारत के संविधान पर विदेशी तत्वों का जो प्रभाव है, जब आप पढ़ते हैं तो अभी पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सी बातें अमेरिका के संविधान से भी ली गई हैं। सवाल उठता है कि क्या भारत के संविधान से अमेरिका के संविधान, भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान में जो जो संघात्मक प्रणाली है, क्या उसके भी तत्व लिए गए हैं, या हम केवल अपने संघात्मक प्रणाली में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान को फॉलो करते हैं? भारत के संविधान में संघात्मक प्रणाली जो बनाई गई, वो संघात्मक प्रणाली बच्चों बहुत से तरीकों में क्या है, भिन्न है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कल स्टेटमेंट को मैंने आपसे जिक्र किया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीधे सीधे कहा कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान में फेडरल शब्द का, जो फेडरल शब्द है, उस फेडरल शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यहां पर बच्चों कि अगर हम लोग फेडरल सिस्टम की बात करें, अगर हम संघात्मक प्रणाली की, जो फेडरल सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम की क्या है बात करें, ठीक है, तो ये फेडरल सिस्टम में अगर हम लोग एक तरफ अमेरिका को लिखें, अमेरिका को, और दूसरी तरफ क्या है, भारत को लिखें, अमेरिका और भारत, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अंबेडकर के अनुसार अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, वो एक सख्त ढांचे का, सख्त संघवाद का सख्त ढांचा है। संघवाद का क्या है, सख्त ढांचा है। जो भारत का संविधान है, इसको डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार उन्होंने क्या कहा,
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार क्या है भाई, समय और परिस्थिति के अनुसार एक ही साथ एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। भारत का संविधान सामान्य स्थिति में संघात्मक संविधान है, लेकिन जैसे ही भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो केंद्र के पास राज्यों की जो शक्तियां हैं वो कुछ शक्तियां चली जाती हैं, तो उसमें एकात्मकता के लक्षण क्या बढ़ जाते हैं। और इसलिए यहां पर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कि भारत जो है, भारत एक ही साथ एकात्मक और जो एकात्मक और संघात्मक जो है वह हो सकता है। भारत जो है वह सामान्य स्थिति में एकात्मक है और आपात स्थिति में सामान्य स्थिति में संघात्मक है। उल्टा मैंने लिख दिया, सामान्य स्थिति में संघात्मक है और जो आपात स्थिति है बच्चों उसमें क्या है, एकात्मक है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, नोट कर लिया बच्चों। संजय, मोनू, विवेक, जिज्ञासु, मीतू सिंह, नोट हो गया ये। आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पर यह है कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संघीय संविधान स्वीकृत हुआ, जो 1789 में प्रभावी हुआ। 1789 में प्रभावी हुआ। ठीक है, फिर दूसरी तरफ क्या है कि 1950 में, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में क्या हुआ, 1950 में संसदीय संघवाद की अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था स्वीकार की गई। संसदीय संघवाद की अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था क्या है, स्वीकार की गई। ये दोनों में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर है। यहां वाला अगर क्लियर नहीं हो रहा तो ये मैं कि 1950 में ये संसदीय संघवाद की अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था स्वीकार की गई। ठीक है, ये हो गया बच्चों। जल्दी जल्दी जब लिख लिया करो, बता दिया करो मुझे फील होना चाहिए कि मतलब भले ही ऑनलाइन क्लास हो रही है लेकिन आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, कि उससे टीचर को भी बोरियत महसूस नहीं होती। अदरवाइज ये ऑनलाइन का जो सिस्टम है ये निर्गुण निराकार भक्ति की तरह है, और भक्ति में तभी आनंद है जब वो सगुण साकार हो। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लिया आपने। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर देखिए अमेरिका के बारे में अब अगला पॉइंट, अमेरिका और इसके साथ ही भारत के बारे में थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड की कलाकारियों का इसमें क्या है प्रयोग कर लेता हूं। डिजिटल बोर्ड की जो कलाकारियां हैं वो ये हैं। ठीक है, अमेरिका और भारत। अमेरिका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में जो संघात्मक ढांचे को बनाने वाली जो इकाइयां हैं वो इकाइयां बराबर हैं, सबको बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में भी दो सदन है, दो हाउस हैं, जैसे भारत में संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस है, वहां के पार्लियामेंट का नाम, भारत में तो संसद नाम है, पार्लियामेंट कहते हैं, वहां पर कांग्रेस है, और कांग्रेस के भीतर जो है दो सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ सीनेट। तो ये जो दोनों है, तो सीनेट में वहां पर सभी राज्यों को दो दो हिस्सा, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य में प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधि हैं, दो सदस्य हैं। ये जो दो सदस्य हैं ये हाउस ऑफ सीनेट में क्या है, जो वहां का उच्च सदन है अमेरिका में, उसमें क्या है, इनको स्थान दिया गया है। इसका मतलब सबको बराबर दर्जा है अमेरिका में, सभी राज्यों को क्या है, बराबर दर्जा है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में सभी राज्यों को बराबर दर्जा नहीं है। तो अमेरिका जो है यह क्या है, सममित या समतोल, या इंग्लिश में कहते हैं सेमेट्रिकल संघवाद का उदाहरण है। सममित या समतोल संघवाद का क्या है, ये उदाहरण है। अगर हम लोग यहां पर भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत क्या है, भारत जो है असम्मित या असमतोल संघवाद का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है। असम्मित संघवाद का उदाहरण है। कैसे कि भारत में जो, अर्थात भारत में इकाइयों का जो दर्जा है वो बराबर नहीं है। वो क्या है, बराबर नहीं है। जैसे राज्यसभा में
राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया। कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान कुछ राज्यों के लिए किए गए। कुछ राज्यों के लिए क्या है? विशेष प्रावधान क्या है? किए गए। ठीक है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र में भी अंतर है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में अंतर है। फिर इसी तरह से कुछ राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई। यह सब भारत में बच्चों क्या करता है? भारत के संघवाद को असम्मित बनाता है, या भारत के संघवाद को क्या बनाता है? असम्मित संघवाद क्या बनाता है। ठीक है। अमेरिका में इकाइयां बराबर है। और देखिए, भारत में 370 को लेकर जो एक मामला था, वो मसला ये भी था कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर को लिए अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध किए गए हैं, ट्रांजिशनल जो प्रोविजंस किए गए। तो भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये भी क्या है? अंतर है। फिर इसके साथ ही बच्चों, अगर हम लोग हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का मतलब ये है कि संघों के निर्माण में कौन डिसीजन करता है। थोड़ा सा अगले पॉइंट को, ये पॉइंट आपने समझ लिया होगा, लिख लिया होगा बच्चों। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट को आपने लिख लिया होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या अंतर है, कि भारत जो है, अमेरिका जो है वो समतोल संघवाद का उदाहरण है, और भारत जो है वह क्या है? समतोल संघवाद का उदाहरण नहीं है, बल्कि वह असमतोल संघवाद का उदाहरण है। फिर यहीं पर बच्चों एक और बात समझना है कि जो संघ के निर्माण में, देखिए, जो संघ के निर्माण में ऐतिहासिक जो प्रक्रिया होती है, उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को आप समझें कि जहां पर जिन मामलों में इकाइयां मिलकर संघ बनाने का निर्णय करती हैं, वो एक तरह के मामले हैं, वो एक तरह के क्या है? मामले हैं। लेकिन ऐसे मामले जहां प्रदेशों को विभाजित करके संघ बनाया जाता है, यहां पर संघ का फैसला केंद्र करता है, यहां पर संघ का फैसला क्या इकाइयां करेंगी। तो ये जो है, अमेरिका जो है वो इसी का उदाहरण है, और भारत और कनाडा जो है ये इसका उदाहरण है। भारत और कनाडा जो है वो इसका दूसरे प्रकार का उदाहरण है। यहां पर क्या है? इसको एक अल्फ्रेड स्टीफन नाम के विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि ये कमिंग टुगेदर टाइप का क्या है? संघ है। इसको संघ उन्होंने कहा कमिंग टुगेदर है, और इसको उन्होंने कहा कि ये होल्डिंग टुगेदर है। एनसीईआरटी जब आप कक्षा 11 की पढ़ेंगे तो इंग्लिश वाले में भी टर्म यूज है, हिंदी वाले में थोड़ा अनुवाद ऐसा कर दिया गया है कि ये है, इससे थोड़ा बड़ा लिखा जाए। हरिप्रकाश साहू, इससे बड़ा क्या लिखूं यार? इससे बड़ा लिखूंगा तो कितना लिखवाऊंगा एक पेज में? ठीक है, छोटा दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं, लेकिन यहां पर यह भी बात है कि कई सारी चीजें क्या लिखनी है। तो अब इसके साथ ही बच्चों कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कमिंग टुगेदर संघ के क्या उदाहरण है? यहां पर कमिंग टुगेदर संघ के क्या है? उदाहरण है। और दूसरी तरफ भारत और कनाडा होल्डिंग टुगेदर के हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों? यहां पर इकाइयों ने, ध्यान देना यहां पर कि यहां पर इकाइयां मिलकर फैसला कर रही हैं। अब 50 इकाइयां अमेरिका में मिलकर फैसला कर रही हैं कि आइए संघ बनाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है? केंद्र डिसाइड कर रहा है। ठीक है, केंद्र है, तो जहां केंद्र डिसाइड करेगा वहां पर केंद्र की शक्तियां ज्यादा होंगी, और जहां राज्य डिसाइड करेगा वहां पर राज्य की शक्तियां ज्यादा होंगी। तो अमेरिका कमिंग टुगेदर क्या है? अमेरिका जो है वह कमिंग टुगेदर संघ का क्या है? उदाहरण है। चौथा यहां पर अमेरिका अल्फ्रेड स्टीफन के अनुसार स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह कमिंग टुगेदर संघ का उदाहरण है। कमिंग टुगेदर संघ का क्या है? उदाहरण है। भारत और कनाडा अल्फ्रेड स्टीफन के अनुसार होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण है। होल्डिंग टुगेदर क्या, जो संघ है उस संघ का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो ये है बच्चों चौथा पॉइंट, जो 4 पॉइंट हैं। क्लियर है बच्चों? ये समझ में आया? चारों पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? भारत और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में आशु, हरिप्रकाश साहू, अंशु कुमारी, बिंदु, पूजा। ठीक है, मीटू सिंह। आगे बढ़ू मैं? चलिए,
अमेरिका और भारत, 4 है। अमेरिका और भारत की, अमेरिका और भारत के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों जो है, मीटू का कहना है कि बहुत अच्छे से पॉलिटी समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगी। पॉलिटी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि पॉलिटी समझने में आपको क्या है दिक्कत लगेगी। बहुत सिंपल, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, वही आपको समझना है। यहां पर अमेरिका में बच्चों क्या है, राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, राज्यों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। दूसरी तरफ क्या है, केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। जो केंद्र है उनको क्या है, अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। यहां पर छठवीं बात, अवशिष्ट शक्तियां या जो रिजिडरी पावर्स हैं, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, वह शक्तियां किसको, राज्यों को दी गई है। अवशिष्ट जो विधायी शक्तियां हैं, संसद के पास होने के कारण केंद्र अधिक सशक्त है। केंद्र क्या है, अधिक सशक्त है। अब जैसे जब भारत के संविधान में आप जो 7वीं अनुसूची है बच्चों, उस 7वीं अनुसूची को जब आप पढ़ते हैं तो आप सभी उसमें पढ़ते हैं कि एक क्या है, संघ सूची है, दूसरी क्या है, राज्य सूची है, और तीसरी क्या है, समवर्ती सूची है। अगर इन तीनों लिस्ट से के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों में, और यहां पर आप ये भी जानते हैं कि संघ के विषयों पर इसमें एंट्री जितनी है, इन पे कानून बनाने की शक्ति किसको है, संसद को है। यहां पर कानून बनाने की शक्ति नॉर्मल क्या है, राज्य विधानमंडल को है, और यहां पर कानून बनाने की शक्ति दोनों को है। ठीक है, ये भारत में विधायी शक्तियों का बंटवारा है। अगर हम लोग यहां पर अवशिष्ट की बात कर रहे हैं, तो जो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, वो किसके पास है, केंद्र के पास है। इसलिए केंद्र अधिक सशक्त हो गया, केंद्र जो है वह क्या है, अधिक सशक्त हो गया। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके साथ ही बच्चों अगला जो पॉइंट है कि अमेरिका में संघात्मक जो प्रणाली है, संघात्मक प्रणाली को अध्यक्षीय अध्यक्षीय व्यवस्था के साथ स्वीकार किया गया। इसको क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था के साथ स्वीकार किया गया। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या किया गया, संघात्मक प्रणाली को संसदीय प्रणाली के साथ स्वीकार किया गया। ठीक है, ये दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है बच्चों, 7 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ो बच्चों, क्लियर है। क्लियर है पॉइंट बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अमेरिका और इसके साथ ही क्या है, भारत। अमेरिका में क्या है बच्चों, अगर हम लोग इस पॉइंट को और कैरी करें, 8वां जो पॉइंट है कि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी जो नागरिकता है, उस दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोनों यहां पर क्या, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है कि संपूर्ण देश की नागरिकता, एक संपूर्ण देश की नागरिकता, और दूसरी जो संघात्मक इकाई है, संघात्मक इकाई की नागरिकता। ठीक है, भारत क्या है, संघात्मक प्रणाली होने के बावजूद एकल नागरिकता को स्वीकार करता है। यह भारत, और इसमें क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात है,
अमेरिका जो है ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका में प्रांतों को विभाजित करके नहीं बनाया गया अशोक। अमेरिका में पहले ही 50 राज्य थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनेंगे, तो प्रांतों ने डिसाइड किया। भारत में ब्रिटिशों ने जब जाना डिसाइड किया, तो भारत में जो जो केंद्रीकृत क्षेत्र थे उनको काट कर क्या है, संघ बनाया गया। तो ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में जो राज्य है उसको कभी भी क्या चेंज किया जा सकता है। जो राज्य है उसको उसकी बाउंड्री, उसकी चीजें क्या है, चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है और विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन करने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। जो जनमत संग्रह है, इस जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। और यहां पर क्या है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में संसद को दी गई शक्तियों के अनुसार साधारण विधेयक से किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अमेरिका में क्या है, संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या है, नहीं हो सकती। नेक्स्ट लेवल पर अगर हम लोग देखें, संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा संभव है। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स जो हैं भारत अमेरिका के संघात्मक प्रणाली के अंतरों के संदर्भ में क्या आते हैं, नोट करके मुझे बताइए। और ये पॉइंट आपको इस प्रकार बताए गए हैं कि आपको ये सब चीजें क्या है बच्चों, क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट इसमें लेते हैं, अगले उसको लेते हैं। ठीक है, भारत एक अगला प्रश्न है कि भारत एक सहकारी संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्पष्ट उदाहरण है, विवेचन कीजिए। सहकारी संघवाद का स्पष्ट उदाहरण है, विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? भारतीय संविधान के जाने माने अमेरिकी विशेषज्ञ विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संघवाद की प्रकृति सहकारी है। भारत में जो संघवाद है यह सहकारी है। सहकारी का आशय यह है कि भारत में केंद्रीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार और राज्य कार्यपालिकाएं
राज्य कार्यपालिकाएं एक दूसरे से सहयोग करती हैं। एक दूसरे से सहयोग क्या है करती हैं। ऑस्टिन के अनुसार दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने संविधानों में संघात्मक प्रणालियों में केवल शक्तियों के विभाजन का ही तत्व ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि अंतर्निर्भरता के तत्व को भी ध्यान में रखा गया। संघवाद में दो स्तर की सरकारों के शक्तियों के क्षेत्रगत विभाजन के साथ साथ अंतर्निर्भरता के तत्व को भी शामिल करने से सहकारी संघवाद का निर्माण होता है। जो सहकारी संघवाद है वो क्या निर्मित होता है। ये समझो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में सहकारी संघवाद का कौन सा अनुच्छेद है, तो आप क्या किसी अनुच्छेद को जानते हैं जिसको ग्रैनविल ऑस्टिन और दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये सहकारी संघवाद को क्या करता है, व्यक्त करता है। चलिए यहां पर आगे बढ़ो बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए हम कई बार ये मानते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग बनाया गया था, मदन मोहन पुंची आयोग। इसकी रिपोर्ट आई 2010 में। जो मदन मोहन पुंची आयोग था, इसकी रिपोर्ट 2010 में आई। इसमें पहले की धारणा क्या थी, केंद्र राज्य संबंधों में पहले की धारणा क्या थी और केंद्र राज्य संबंधों में आज की धारणा क्या है। ठीक है, पहले की धारणा यह थी कि सशक्त या मजबूत कोई एक ही हो सकता है क्योंकि संसाधन कम थे। पहले था कि सशक्त केंद्र और अशक्त राज्य, इंपावर्ड सेंटर या हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक स्टेट। और ऐसा क्यों सोचा जा रहा था, ऐसा सोचने की वजह क्या थी, हम क्यों सोच रहे थे कि एक ही मजबूत हो सकता है। हम संघात्मक ढांचे में केंद्र और राज्य के बारे में ऐसा क्यों सोच रहे थे। इसका कारण क्या था कि पहले संसाधन क्या थे, कम थे, और वो संसाधन किसी एक को ही, अतः किसी एक को ही दिया जा सकता था। ठीक है, फिर 60-70 के दशक में, 70 के दशक में राज्य नाखुश रहने लगे। तो यहां पर क्या हुआ कि सशक्त केंद्र बनाम अशक्त राज्य, राज्यों ने केंद्र के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू किया। यहां पर क्या है, ये बनाम है और ये क्या है, और है, इसलिए दोनों में फर्क है। यहां पर दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने क्या खड़े हैं। यहां पर हम लोग ये बात समझें कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने क्या खड़े हैं, अशक्त केंद्र बनाम अशक्त राज्य। यहां पर एक दूसरे के आमने सामने क्या है, ये खड़े हैं, ये दूसरी स्थिति थी। ये क्या है, देखिए ये जो स्थिति थी ये 1950 के दशक में थी। 1960 के दशक में, 1970 के दशक में इस तरह की स्थिति क्या बनने लगी। आज क्या है, आज ये माना जाता है कि अगर केंद्र सशक्त है तो राज्य भी उसके साथ सशक्त हो सकता है और दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। आज की धारणा है और मदन मोहन पुंची आयोग यही कहता है कि आज का जो सहकारी संघवाद है वो इसी विचार पर आधारित है कि दोनों मजबूत हो सकते हैं। हम किसी एक की मजबूती की बात आज हम कहें ये क्या जरूरी नहीं है। मतलब
कि केंद्र सरकार बहुत मजबूत है, इसका आज मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार कमजोर है। दोनों मजबूत क्या हो सकते हैं। और यहां पर क्या है कि जो सहकारी संघवाद है, वो सहकारी संघवाद इस फेज में क्या चला गया, इस फेज में क्या चला गया। तो सहकारी संघवाद जो है उसको लेकर मदन मोहन पुंची आयोग ने क्या कहा, इसमें क्या है ये आपको बताया गया। फिर इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 256, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं बच्चों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 256, जिसमें सहकारी संघवाद को क्या है व्यक्त किया गया है। अब देखिए क्या है कि ये जो 256 है बच्चों, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का माना जाता है। उसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक होगा। तो यहां पर हम लोग बच्चों ये कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 256 है, अनुच्छेद 256, ये सहकारी संघवाद को व्यक्त करता है। ये सहकारी जो संघवाद है इसको क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, अब इसके साथ ही सहकारी संघवाद को जो है, इसको जो व्यक्त करता है, इसमें अगर हम लोग यहां पर देखें कैसे व्यक्त करता है, तो इसमें एक बात तो ये कही गई कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे जिससे संसद के कानूनों का अनुपालन अनुपालन सुनिश्चित हो सके। उसके विरोध में नहीं किया जाएगा, उसके सहयोग में किया जाएगा। यहां पर अनुपालन क्या है, सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार किया जाएगा कि संसद के कानूनों का जो अनुपालन है वह अनुपालन क्या है, सुनिश्चित किया जा सके। तो देखिए यहां पर राज्य संसद सहकारिता हो रही है और यहां पर क्या है कि केंद्र को निर्देश देने की शक्ति होगी इस मामले में। ये है, ये 256 को आपको क्या लिख लेना है, लिख लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही बच्चों जब आप नीति आयोग को देखते हैं, नीति आयोग भी कहता है कि वो सहकारी संघवाद को क्या आगे बढ़ा रहा है। देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो है ये भारत का नीति आयोग भी करता है। भारत में जो नीति आयोग है वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। और ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, नीति आयोग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एक्चुअलाइज द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टू एनेबल गुड गवर्नेंस इन इंडिया। और इसमें फिर क्या है कि कैसे क्या है करता है भाई, तो स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव, दरअसल जो ये पूरा जो ढांचा है उस ढांचे को आप ऐसे समझिए कि एक विद्वान थे बच्चों, एसी बिर्च, एसी बिर्च, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अध्ययन किया था और ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अध्ययन करने के बाद यहीं से ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या किया, ग्रैनविल ऑस्टिन ने इन्हीं से क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज किया उन्होंने। और इसमें उन्होंने कहा कि जो एसी बिर्च ने जो कहा वो क्या था कि जो सहकारी संघवाद होता है, इस सहकारी संघवाद में क्या है, प्रशासनिक निर्भरता होती है कि आम और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में, पहला आम मतलब जनरल, और जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, इसके बीच में क्या है, प्रशासनिक सहयोग होता है। वो आपने 256 में देखा कि प्रशासनिक सहयोग क्या हो रहा है, प्रशासनिक सहयोग क्या है होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वित्तीय निर्भरता के मामले में
वित्तीय मामले में जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, क्षेत्रीय सरकारें आम सरकारों पर निर्भर होती हैं, आंशिक रूप में, आंशिक रूप में क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। फिर इसके साथ ही क्या है, सशक्त अनुदान। और ऐसा क्यों निर्भर होती हैं? ताकि सशक्त अनुदान के माध्यम से उनका विकास हो सके। ठीक है, अब ये चीज आप नीति आयोग पर लगा दीजिए। नीति आयोग पैसा तभी देता है जब कुछ शर्तों को राज्य मान लेते हैं और वो पैसा कुछ विकास के कार्यों के लिए कह दिया जाता है। और अब यहां पर बच्चों क्या है कि नीति आयोग की जो बातें हैं उनको अगर समझे हम लोग, तो नीति आयोग क्या करता है कि स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव एंड एंगेजमेंट विद द स्टेट्स यूटीज ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस। दीज इंक्लूड्स मीटिंग। अब तो मीटिंग वगैरह क्या हुई, और इसके साथ ही क्या है कि एक दूसरे को दोनों स्तर की सरकारें क्या करती हैं, कुछ मामले में क्या सहयोग करती हैं। तो यहां पर बच्चों कुल मिलाकर हम लोग ये लिख देंगे कि जो नीति आयोग है, कि भारत में नीति आयोग राज्यों को प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से केंद्र के साथ जोड़कर सहकारी संघवाद को व्यक्त करता है। जो सरकारी संघवाद है उस संघवाद को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो यह है सहकारी संघवाद की अवधारणा। क्लियर है बच्चों? कहीं कोई समस्या है? क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों? ओके। एक बार दोहरा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई समस्या होगी तो फिर आगे क्या है इसको फिर से मैं रिपीट कर दूंगा। आज बच्चों इतना ही रखता हूं, ठीक है?